बच्चों, a very warm welcome to the first video of this channel. आज का टॉपिक है प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चंस ऑन वर्क पावर एंड एनर्जी। मेरा नाम है अनामिका चट्टोपाध्याय और आप पूछ सकते हो कि यही वाला टॉपिक क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल से ये वाला जो वर्क पावर एंड एनर्जी से जो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आता है ना, वो सॉल्व करना बहुत इजी होता है। बस आपको 3 या 4 फॉर्मूला याद रखना है और 2-3 कॉन्सेप्ट बस। और अगर आप पिछले साल का क्वेश्चन देखोगे, जब मैं आगे हम करेंगे एक साथ, तो आप समझ आ जाएगा कितना सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आता है हर बार। और अगर आप क्वेश्चन के नंबर ऑफ क्वेश्चंस के एनालिसिस करोगे तो भी आप देखोगे कि ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन को आ ही जाता है। तो आपको टोटल 8 नंबर इस टॉपिक से इजीली मिल सकता है। तो विदाउट फर्दर डिले चलो स्टार्ट करते हैं। याद रखना है इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन आएगा तो आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो अगर आप एनालिसिस करोगे तो ऑन एन एवरेज आपको वो सिमिलर फॉर्मूला सिमिलर कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन आया है पिछले कुछ सालों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो क्या है पहला क्वेश्चन हमारा। A block of mass 10 kg is moving along x-axis under the action of force F equal to 5x Newton. The work done by the force in moving the block from x equal to 2 meter to x equal to 4 meter will be how much joule? तो क्या है? For example, this is x axis. तो इस x डायरेक्शन में आपके पास एक ब्लॉक है जिसका मास है 10 kg। वो एक x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसके ऊपर एक फोर्स है जो कि है 5x न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स भी x अलोंग x एक्सिस है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक हुआ, वह है x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4। तो इसमें कितना वर्क डन चाहिए होगा आपको ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन एफ डी एक्स लिख सकते हैं क्या? एफ डी एक्स लिख सकते हैं। जनरली वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी एस, है ना? एफ डॉट डी एस, जहां पे फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट है। बेसिकली दिस इज एफ डी एस कॉस थीटा होता है। थीटा जहां पे थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। इन दिस केस फोर्स भी अलोंग एक्स एक्सिस है, डिस्प्लेसमेंट भी अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इन दोनों का बीच का एंगल है 0 और cos 0 का वैल्यू होता है एफ डी एस। cos 0 का वैल्यू होता है 1। तो बेसिकली एफ डी एस, यहाँ पे डीएस की जगह पे हम डीएक्स लिखे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, जिन बच्चों को ये क्वेश्चन खुद से आ जाएगा तो प्लीज आप खुद सॉल्व कर लो और एंड में आंसर देख लो। ठीक है, और फिर आप आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ जाओ। तो एफ की जगह पे हम लिख सकते हैं 5 dx और लिमिट होगा 2 to 4। कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है। अरे हाँ, 5x स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर। समझ आया ना? रुको ठीक से लिख देती हूँ। x स्क्वायर बाय 2, दिस इज 2, दिस इज 4, लिमिट 2 to 4। सो 5 4 square minus 2 square, 4 square minus 2 square by 2, 5, 16 minus 4 by 2, so this is 5 into 12 by 2, so this is 6, 5 into 6, 30, so this is the answer here is 30 joule। देखा कितना इजी, हार्डली आपको 1 से 1.5 मिनट लगेगा आप जब एग्जाम में करोगे। कितना इजीली आपको 4 नंबर मिल गया। तो पहला जो आपका जो फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला, ये वाला आपको याद है। पहला वाला फॉर्मूला वर्क डन जो कि होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपको पहला ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। इनटू मतलब डॉट प्रोडक्ट है आपको। ठीक है, इस केस में दोनों ही सेम डायरेक्शन में, इसीलिए जो सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो गया।
अगर कुछ एंगल होता जो कि हम बाद में देखेंगे तो वो आपको cos थीटा का जो टर्म है वो आपको कंसिडर करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? A car accelerates from rest to u मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रेस्ट से इसका जो एक्सीलरेट्स टू u मीटर पर सेकेंड इस वेलोसिटी। द एनर्जी स्पेंड इन दिस प्रोसेस इज ई जूल। तो ये जो एनर्जी है वो किस काम में गया है? इसका काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। तो हम ये लिख सकते हैं ना, E इज इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर माइनस हाफ m इंटू जीरो स्क्वायर। जीरो स्क्वायर क्यों? क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो रेस्ट मतलब इसका वेलोसिटी जीरो। तो इन दिस प्रोसेस एनर्जी समझ आया ना, प्रोसेस इन दिस प्रोसेस एनर्जी स्पेंट इज ई जूल। तो मतलब ये जो ई जूल वाला ई जो एनर्जी है ये इस बॉडी कार का काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में खर्चा हुआ। तो ई इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। So this is basically half mu square. The energy required to accelerate the car from u meter per second to 2 u meter per second is n j joule. The value of कितना इजी है, कितना इजी है। तो यहाँ पे आपका n e is equal to half m 2u square minus half m u square। समझ आया, समझ आया। ये वाला जो एनर्जी है ये फिर से जो काइनेटिक एनर्जी इसका चेंज हुआ है वो उस एनर्जी को देने में काम लगा। इसका जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दे रहे हो, तो दैट इज इक्वल टू हाफ m इंटू 4u स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 3/2 m u स्क्वायर। समझ आया, समझ आया। तो दिस इज इक्वल टू 3 हाफ m u स्क्वायर। अब हाफ m u स्क्वायर क्या होता है? हाफ m u स्क्वायर का वैल्यू है e, तो 3 इंटू e। अब आप n e से 3 को कंपेयर करो तो n का वैल्यू आपका आ गया 3। कितना इजी था आप बताओ। ऐसे इसी क्वेश्चन में आपको 8 नंबर लाने में दिक्कत होगा। एक ऐसा, ये पहला वाला क्वेश्चन कितना इजी था, दूसरा वाला क्वेश्चन इजी था, इस क्वेश्चन में आपको इजीली 4 नंबर मिल जाएगा। कितना इजी है, कुछ नहीं, कुछ फॉर्मूला पहले वाले क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला हमको याद रखना पड़ा कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा कि जो एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक बॉडी के कार की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में खर्चा हो। सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, जो बच्चे लोग ना आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप लोग खुद से कितना सॉल्व किए हो। ठीक है, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन। सॉरी, a block of mass 5 kg starting from rest pulled up on a smooth inclined plane making an angle of 30 degree with the horizontal with an effective acceleration of 1 meter per second square. The power delivered by the pulling force at equal to 10 seconds from the start. क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा है पर करने में भी बड़ा होगा क्या, देखते हैं। चलो, एक इंक्लाइन प्लेन। क्वेश्चन क्या है पहले इसको समझो। ये पहले यहाँ पे था, दिस इज इज इनिशियल पोजीशन दैट इज एट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको एक पुल्ड अप ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन। पुल्ड मतलब क्या है? ऊपर की तरफ एक फोर्स के उसको खींचा जा रहा, इसको ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है एक फोर्स से। तो with an effective acceleration of 1 meter per second square। अब आप उसको फोर्स दोगे तो आपको पता है ना उसका एक एक्सीलरेशन आ जाएगा उसके भी अंदर। एक्सीलरेशन है वो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी एक्सीलरेशन से ये वाला जो बॉल ब्लॉक है भी ऊपर आ रहा है इस इंक्लाइन प्लेन से। ठीक है, तो t इक्वल टू 10 सेकेंड में
फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पहुंच गया। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है द पावर डिलीवर्ड बाय द पुलिंग फोर्स एट इक्वल टू 10 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट इज हाउ मच जूल। तो इस केस में एक और नया फॉर्मूला आ रहा है, इसको याद रखो। एक और नया फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर एक तो होता है dWdt, होता है ना, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ वर्क डन, और एक फॉर्मूला होता है एफ डॉट बी। याद है? नहीं है तो प्लीज फिर से अपने बुक्स जाके पढ़ लो। और अगर आप चाहते हो कि इजी है, इस डब्ल्यू को आप एफ डॉट एस कर दो, डीएस, सॉरी एफ डॉट डीएस, एफ जहाँ पे फोर्स है, डीएस डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे आपका कूलिंग फोर्स कांस्टेंट है, तो एफ डॉट डीएसडीटी आ जाए। तो बेसिकली डीएसडीटी का वैल्यू, डीएसडीटी बीट वेलोसिटी होता है, तो एफ डॉट वी। तो हमें निकालना है पी, तो हमें चाहिए एफ और वी का वैल्यू। अभी के लिए हमारे पास एफ और वी का कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो देखो, देखने में शायद थोड़ा सा टफ दिख रहा है, कुछ नहीं है, बस 2-3 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। इस पॉइंट में कौन सा फोर्स इसके ऊपर है, देखिए एम जी। कुछ दिक्कत है? नहीं, वेट के लिए एम जी एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा। फिर इसको दो कंपोनेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं। दिस विल बी, दिस एंगल विल बी अगेन थीटा, थीटा होता है ना, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एन एम जी cos 30 डिग्री। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एम जी साइन 30 डिग्री, एम जी साइन 30 डिग्री। मेरा राइटिंग समझ आ रहा है ना सबको? तो तो देखो, देखो क्या है, पुलिंग फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, आप उसको, इस ब्लॉक को खींच रहे हो इंक्लाइन प्लेन से, तो पुलिंग वाला फोर्स है ये ऊपर की तरफ काम कर रहा है, जिसके लिए वो ऊपर जा रहा है। पर इस वेट का ये वाला जो कंपोनेंट है ना, साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है, वो उस फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है। समझ आ गया? ये फिक्शनल फोर्स की बात नहीं कर रही हूं मैं, ये वाला फोर्स आ रहा है उसके वेट के लिए। जितना भारी होगा उसको खींचने में उतना हमें फोर्स चाहिए होगा। तो ये वाला इसका जो वेट के लिए जो फोर्स का कंपोनेंट है एम जी साइन 30 डिग्री का और एम जी साइन थीटा का, वो पुलिंग फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तो हम लिख सकते हैं एफ माइनस एम जी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू एम ए। क्यों लिखा समझ आया? क्योंकि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। हाँ, जो एक्सीलरेशन इस बॉडी के ऊपर जो एक्सीलरेशन आ रहा है, क्या इस फोर्स के लिए आ रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके वेट के लिए जो एक और फोर्स है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो उनका जो नेट फोर्स है ए माइनस एम जी साइन 30 डिग्री, वही जो टोटल इफेक्टिव फोर्स है जो इस बॉडी का एक्सीलरेशन दे रहा। समझ आ गया? जिसका जो एक्सीलरेशन का वैल्यू है यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए का वैल्यू है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन इस टोटल नेट फोर्स के लिए आ रहा है। इजी इजी, बस यहाँ पे आपको बस ए वाला कॉन्सेप्ट चाहिए। दिस कॉन्सेप्ट इज ओनली रिक्वायर्ड। पूरे जो प्रॉब्लम है, इतना बड़ा सा जो प्रॉब्लम है, इतना बड़ा सा जो प्रॉब्लम है, आपको बस ये वाला कॉन्सेप्ट को समझना है और कुछ नहीं। तो यहां से हम निकाल सकते हैं एम का वैल्यू। एम का वैल्यू क्या है? एम इज इक्वल टू 5 kg। तो एम ए प्लस एम जी साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ, तो एम जी बाई 2। यहाँ पे m का वैल्यू है 5 kg, g का वैल्यू 10, तो 5 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 10 बाई 2। सही कर रही हूं ना? 5 प्लस 25, दैट इज 30 न्यूटन। कुछ दिक्कत है? नहीं है। तो अभी हमें f का वैल्यू हम
हम निकाल लें एफ का वैल्यू। अब चाहिए होगा वी का वैल्यू। वी का वैल्यू कैसे है? वी का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? आपको पता है ना ये वाला फॉर्मूला वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। आई होप सबको पता है, बहुत बेसिक फॉर्मूला है। तो V10 इज इक्वल टू V0 प्लस 80। ठीक है, तो V10 आप देखो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, जो ब्लॉक है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ, तो 0 1 into 10 टाइम, यहाँ पे 10 सेकेंड में एक्सीलरेशन ये है, तो दिस इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो कुछ नहीं है, आप 30 इसका एफ का वैल्यू है, बी का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड। तो बस और क्या काम, यहाँ पे आप लिख दो। इसको चलो डिलीट करते हैं, इसको लिख देते हैं 30 into 10। तो क्या हो गया 300 वॉट। चलो दिस इज योर वैल्यू 300। कुछ है इसमें, आप बोलोगे देखो ये वाला फॉर्मूला आपको बहुत पहले से पता है, बहुत इजी फॉर्मूला है। ये वाला फॉर्मूला भी आपको बहुत पता है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। बस एक ही वाला कॉन्सेप्ट आपको चाहिए होगा। जनरली लोग हम क्या करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन कर देते हैं। नेट फोर्स, यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे चाहिए कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। और ये वाला दूसरा जो फॉर्मूला है, ये वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर is equal to force into velocity. Power delivered is equal to force into velocity. ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, ये वाला फॉर्मूला बहुत 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 काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है आगे। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? If the maximum load carried by an elevator is 1400 kg, जहां पे 600 kg पैसेंजर का है और 800 kg एलिवेटर का, which is moving up with a uniform speed of u meter per second and the frictional force acting on it is 2000 Newton. Then the maximum power used by the motor. फिर से देखो पावर का चीज आ गया, फिर से पावर आ गया। पावर आ गया मतलब लेकिन हम लिख देंगे P इज इक्वल टू एफ डॉट बी। समझ आ गया, एफ डॉट बी। अच्छा एक चीज यहाँ पे समझो, इस वाले क्वेश्चन में तो उसका कुछ काम नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे फोर्स और वेलोसिटी दोनों ही आपका वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों ही आपका वेक्टर क्वांटिटी है। और इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है एफ वी कॉस थीटा, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए पावर आपका जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी है। बट इस केस में अगर आप देखोगे इसका वेलोसिटी, और क्योंकि एक लिफ्ट क्या होता है वर्टिकली अप एंड डाउन करता है, इसका जो फोर्स है और वेलोसिटी है दोनों का ही सेम लाइन बराबर है। तो बेसिकली उन दोनों वर्टिकल लाइन के बराबर है ना, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 है, इसीलिए cos 0 का वैल्यू 1 है। इसीलिए मैंने यहाँ पे जनरली पिछले वाले क्वेश्चन में भी इसलिए हमने वो वेक्टर वाला एंगल यहाँ पे नहीं दिखाया, पर आपको इसको याद रखना कि ये फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डॉट प्रोडक्ट से हम पावर का वैल्यू निकाल रहे हैं, और पावर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो क्या है एफ इंटू वी। ठीक है, पावर यहाँ पे एफ इंटू वी निकालना है। अब देखो वेलोसिटी तो दिया गया है, क्या है वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। देखो ये एक लिफ्ट है जो कि इस लाइन से मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर या नीचे के डायरेक्शन में जा, इसके अंदर जो ग्रेविटेशन है टोटल फोर्स काम कर रहा है वो है mg, वो है mg ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बेसिकली m का वैल्यू यहाँ पे टोटल है 1400 kg, तो इस बेसिकली 1400 इंटू g का वैल्यू यहाँ पे क्या है 10, दिस इज 10, तो 14,000 सॉरी 14
राइटिंग में क्या दिक्कत होगा, देखो mg 1400 into 10, so this is equal to 14, अरे हाँ 14,000 न्यूटन, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। एक दूसरा वाला फोर्स है क्या, वो है फ्रिक्शनल, इसके अंदर फ्रिक्शनल फोर्स, वो क्या है 2000 न्यूटन। ये बेसिकली जिस डायरेक्शन में लिफ्ट अगर नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है तो ऊपर की तरफ काम करेगा, ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है तो नीचे की तरफ काम करेगा। तो टोटल फोर्स यहाँ पे जो है वो है F फ्रिक्शन प्लस F ग्रेविटेशन। समझ आ गया। तो यहाँ पे ग्रेविटी फ्रिक्शनल फोर्स ऑलरेडी दिया गया है 2000 न्यूटन और ये mg से निकल रहा है। दिस इज इक्वल टू mg का क्या वैल्यू है 14,000 न्यूटन, तो 2000 प्लस 14,000, तो दिस इज बेसिकली 16,000 न्यूटन कंसीडर करना पड़ेगा। तो आपका P का वैल्यू हो गया P का वैल्यू हो गया F डॉट P, F का वैल्यू 16,000 इंटू यहाँ पे B का वैल्यू 3, तो दिस इज 4800 वाट, दैट इज 48 किलोवाट, 48 किलोवाट। तो आपका यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 440। इजी था, बहुत इजी था। यहाँ पे आपका ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम पहले ही जान चुके हैं, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है P इजिकल टू F डॉट P। और यहाँ पे कौन सा और कौन सा आपको समझना पड़ा, क्योंकि जो टोटल फोर्स है वो यहाँ पे आपको ग्रेविटेशनल फोर्स और जो फ्रिक्शनल फोर्स दोनों को ही एक साथ कंसिडर करना। ठीक है, ठीक है, चलो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a closed circular tube of average radius 15 centimeter, देखो इसीलिए diameter 30 centimeter, whose inner walls are rough is kept in vertical plane। inner walls are rough मतलब क्या है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है, स्मूथ होता तो फ्रिक्शनल फोर्स शायद आपको कंसिडर नहीं करना। a block of mass 1 kg fit inside the tube, दिख रहा है आपको। The speed of the block is 22 meter per second when it is introduced at the top of the tube। आपको समझ आ रहा है ना, जब ये ब्लॉक को 1 केजी के इस ब्लॉक को जब इसके टॉप में इनको इंट्रोड्यूस किया गया तो इसका वेलोसिटी है 22 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ऑसिलेशन द ब्लॉक स्टॉप एट द बॉटम रीजन ऑफ द ट्यूब, यहाँ पे स्टॉप हो गया 5 ऑसिलेशन के बाद। द वर्क डन बाय द ट्यूब ऑन द ब्लॉक इज द वर्क डन बाय द ट्यूब। देखो यहाँ पे वर्क डन बाय द ट्यूब मतलब क्या होता है, यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं बोला गया है, वर्क डन बाय द ट्यूब मतलब आपको बोला गया है यहाँ पे देखो जो इनर वॉल है वो कहाँ पे रफ, इनर वॉल से रफ, इनर वॉल से रफ, तो ट्यूब का इनर वॉल रफ है और वर्क डन बाय द ट्यूब, ट्यूब के द्वारा किया गया काम आपको निकालना, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे ट्यूब का इनर साइड रफ है मतलब वहां पे आपका फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा किया गया काम आपको निकालना। बस इस क्वेश्चन में यही एक कॉन्सेप्ट समझने की बात है। और दूसरी जो चीज समझने की बात है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम, सबको पता होगा वर्क एनर्जी थ्योरम वो क्या है कि वर्क डन यहाँ पे ड्यू टू दोनों टाइप का वर्क डन है, एक ड्यू टू ग्रेविटी है, एक ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, which is basically is equal to change in kinetic energy। समझ आया, दिस इज फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। यहाँ पे टोटल वर्क डन है, एक वर्क डन है ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के लिए क्यों वर्क डन है
क्योंकि ऑब्वियसली इसका mg नीचे के डायरेक्शन में काम कर रहा, तो इसकी वजह से ये ऑब्वियसली नीचे आएगा, तो ग्रेविटी एक उसके वेट के लिए एक काम जरूर करेगा। और फ्रिक्शनल वर्क डन, जो कि अगर नीचे आएगा तो फ्रिक्शनल वर्क डन ऐसे ऑपोजिट काम करेगा, सबको पता है जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसका ऑपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स है। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये आपका दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंट थ्योरम है और फॉर्मूला है, आप बोल सकते कुछ भी बोल सकते हो, उसको याद रखना। ठीक है, बस हो गया, और कुछ इसमें और कुछ नहीं है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, mgh पता है आपको, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ही निकालना है। तो हाफ एम वी एफ फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। कुछ दिक्कत है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर, मतलब वी इनिशियल स्क्वायर, वही तो होता है। तो that is WF, that is frictional, is equal to minus mgh minus half mvi square। vf ए वाला टर्म कहाँ गया, ए वाला टर्म, क्योंकि ए एंड में रेस्ट पे आ गया यहाँ पे, तो इसका फाइनल जो वेलोसिटी है वो हो गया जीरो। फाइनली 5 ऑसिलेशन के बाद यहाँ पे आके स्टॉप ही तो हो गया ना, तो इसका फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया, तो ये वाला टर्म आपका जीरो हो गया। तो आपका जो ये वाला आपका जो टोटल आंसर होगा माइनस mgh माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, m का वैल्यू क्या है 1 kg, चलो ठीक है। g का वैल्यू शायद दिया गया है 10, हाँ। अब h क्या होगा, ये डायमीटर है, ये भी एक डायमीटर है, ये भी एक डायमीटर है ना, तो बेसिकली डायमीटर जो h का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टोटल डिस्टेंस, तो दिस इज 30 सेंटीमीटर, तो 0.30 मीटर, ठीक है, माइनस हाफ एम वी आई मतलब 22, ठीक है 22 स्क्वायर। तो क्या आ रहा है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू आ रहा है आपका, ये तो हो गया -3, ये वाला हो जाएगा 22 इंटू 22/2, तो बेसिकली 11 इंटू 22, ऐसा हो ना। तो इसका वैल्यू आपका क्या होगा, जल्दी से बताओ, तो दिस इज बेसिकली इज इक्वल टू 242, होपफुली कैलकुलेशन सही है, तो 2452 माइनस माइनस, तो आपका यहाँ पे वैल्यू है -2452। अब बताओ माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे, मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मैंने आपको बताया कि माइनस का वैल्यू क्या है। माइनस का मतलब होता है कि वर्क डन का जो इस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन का डायरेक्शन है वो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से ऑपोजिट है। नॉर्मल है ना, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है बॉडी उसके ऑपोजिट में काम करता है। तो नेगेटिव का मतलब ये होता है, नेगेटिव का मतलब ये होता है, क्योंकि आपको ये कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आ ही सकता है कि आपको वर्क डन दिया गया है नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होता है, 4 ऑप्शन देंगे। तो वर्क डन का मतलब ये होता है कि अगर आपका ये बॉडी है, इसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है, तो ये वाला जो फोर्स है लाइक फ्रिक्शनल फोर्स, ये वाला जो फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम, बोलिए इसके द्वारा किया गया काम नेगेटिव, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg is moving with a momentum of 10 kg मीटर पर सेकेंड। मास दिया गया है 5 kg, मोमेंटम P is equal to mv is equal to 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली यहाँ से आप v निकाल लोगे, यहाँ पे p मोमेंटम है, ठीक है, तो p by m which is equal to 10/5 which is equal to 2 मीटर पर सेकेंड। चलो, now if force of 2 Newton act on the body in the direction of its motion for 5 seconds, और क्या दिया गया है, साइड में करते हैं हम,
फोर्स दिया गया है, फोर्स का वैल्यू क्या वैल्यू है, वो है 2 न्यूटन। फोर्स इज इक्वल टू एम ए विच इज इक्वल टू 2, एम का वैल्यू अगेन 5 kg, तो ए इज इक्वल टू 2/5, तो 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ दिक्कत नहीं है। तो दिया गया है बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन फॉर 5 सेकेंड, द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। और फिर से कौन सा वाला फॉर्मूला यूज कर बताओ, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे, द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है, वर्क डन ही तो होता है। यहाँ पे हमने किया अभी ये वाला फॉर्मूला यूज किए, वर्क डन, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में या चेंज करने में और या काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में या डिक्रीज करने में काम आता है। तो यहाँ पे आपका है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे डेल्टा काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। इंक्रीज मतलब ये वाला पॉजिटिव है, बेसिकली चेंज ही तो हो रहा है, इज इक्वल टू वर्क डन, वही है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपके पास फोर्स का वैल्यू है 2 न्यूटन, चलो आपके पास फोर्स का वैल्यू है, पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू नहीं है, वही निकालना है आपको। और क्या है आपके पास v का वैल्यू है और आपके पास टाइम का वैल्यू, टाइम दिया गया है 5 सेकंड। तो d इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहां पे टी है डिस्प्लेसमेंट, जनरली हम इसको एस से डिनोट करते हैं, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर, याद है ना। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए टी स्क्वायर जहाँ पे आपका एक्सेलरेशन है। तो तो नाउ फोर्स इन द डायरेक्शन इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो आपका u का वैल्यू है यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम का वैल्यू है 5, हाफ a का वैल्यू क्या हम निकाले 0.4, t का वैल्यू अगेन 5 स्क्वायर। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 10 प्लस 0.2 into 25. So this value is 5. 5 plus 10. This is equal to 15 न्यूटन। तो देखो कितना इजी है, कितना, बस आपके पास एक का वैल्यू है, आपके पास d का वैल्यू है 15 इंटू 2, तो आपको w इज इक्वल टू 15 इंटू 2 है ना 30। तो दिस वैल्यू इज बेसिकली 30 जूल, 30 जूल। अच्छा यहाँ पे यूनिट भी लिख देते हैं जूल, तो दिस इज 30। समझ आया। आप बोल सकते हो अच्छा एक चीज है, क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा शायद टफ लग सकता है, पर जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया ना इतना इजी है। कोई भी यहाँ पे एक भी ऐसा फॉर्मूला है जो आपको नहीं पता है, नहीं पता है नहीं ना, ये वाला फॉर्मूला हम इससे पहले भी यूज कर चुके हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन और वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बस यही तो चाहिए, सिंपल। तो मैंने आपको पहले जो बोला था, आपको बस 2-3 फॉर्मूला ही याद रखना है और 1-2 फॉर्मूला, इजी। आगे भी आप चलो देखते हो, बस यही दो 1-2 फॉर्मूला से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, a body drops on ground from a height h1 and after hitting the ground it rebounds to a height h2. If the ratio of velocities of the bodies just before and after hitting the ground is 4, the percentage loss in kinetic energy of the body is x by 4. The value of x is. तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बॉडी है जो कि जो हमारा ग्राउंड है उससे h1 के 2 हाइट पे, तो अगर आप इसको यहाँ से ड्रॉप कर दिए तो ये ग्राउंड पे आपने हिट किया और फिर से रिबाउंड होके h2 हाइट तक उठा, तो हमें निकालना है परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। इजी है, बहुत इजी है। देखो एक बॉडी है जो कि h1 हाइट से ड्रॉप किया गया है। अच्छा ड्रॉप का मतलब क्या होता है, ड्रॉप का मतलब होता है इस पोजीशन में
इसका वेलोसिटी 0। ड्रॉप का मतलब इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है मतलब इस पोजीशन में इसका कुछ भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। पूरा जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, हिट करने के बाद ये फिर से रिबाउंड होके एज टू हाइट तक उठा, रिबाउंड होके एज टू हाइट तक। तो इस पोजीशन में इसका जो वेलोसिटी था, फॉर एग्जांपल वीबी, वीबी मतलब वी बिफोर एंड यहाँ पे वी आफ्टर। ठीक है, वी। तो वीबी था इसका जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वेलोसिटी, वीए इज जस्ट आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड। ठीक है, वेलोसिटी आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड। तो यहाँ पे दिया है कि v just velocity of the body just before by turn is equal to 4। मतलब इसका वेलोसिटी का va is less than vb obviously, va is less than vb obviously। तो इसका वेलोसिटी आफ्टर वाला वेलोसिटी है वो, अच्छा va vb के लिए कंफ्यूजन नहीं हो रहा ना, ये मतलब आफ्टर है, तो आफ्टर वाला वेलोसिटी बिफोर वाला वेलोसिटी से कम है, तो इसका आफ्टर वाला काइनेटिक एनर्जी बिफोर वाला काइनेटिक एनर्जी से कम हो। काइनेटिक एनर्जी कम होगा मतलब क्या है, इसका एनर्जी लॉस हुआ है। हीटिंग प्रोसेस में ये अपना एनर्जी लॉस किया है, काइनेटिक एनर्जी लॉस किया है। ठीक है, हमें वही निकालना है कि कितना परसेंटेज एनर्जी इसका लॉस हुआ है इस प्रोसेस। तो हमें पता है कि तो हमें क्या, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100%, यही हमें निकालना। दिस इज इक्वल टू गिवन, दिस इज इक्वल टू x/4 और हमें x का वैल्यू निकालना। इतना इजी है। काइनेटिक एनर्जी हम सबको पता है क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv², यही ना। तो अच्छा, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो क्या है, इस पोजीशन में कलर, इस पोजीशन में इसका कुछ भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है क्योंकि ड्रॉप किया गया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो इस पोजीशन में इसका बस पोटेंशियल एनर्जी है विच इज mgh1, mgh1। और इस मोशन के लिए थ्रू आउट दिस मोशन यहां से यहां तक आने में इसका कुछ एनर्जी लॉस नहीं हुआ है। ड्रॉप करने के बाद से ग्राउंड को हिट करने में इसका कुछ एनर्जी लॉस नहीं हुआ। तो यही वाला जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नीचे आते आते काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इस पोजीशन में ग्राउंड को जब हिट किया, ग्राउंड की पोजीशन में इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ये हमारा रेफरेंस फ्रेम, हमको इसको रेफरेंस फ्रेम कंसिडर कर लिए, ग्राउंड को हम रेफरेंस फ्रेम कंसिडर कर लिए, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम 0, फॉर सिंप्लीफिकेशन हम 0 लेते हैं या कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, कुछ फर्क नहीं। तो उस हाइट में इस रेफरेंस प्लेन से उस पॉइंट में इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है mgh1 जो इसका हाइट है ग्राउंड से। सो ग्राउंड तक आते आते ग्राउंड में उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो ग्राउंड में आते आते जो पूरा पोटेंशियल एनर्जी था वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो हम लिख सकते हैं mgh1 इज इक्वल टू हाफ mvv², लिख सकते हैं हाफ mvv², लिख सकते हैं इजीली। सिमिलरली इस पोजीशन में इसका जितना पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी था इस पोजीशन में जाके वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि mgh2 इज इक्वल टू हाफ mv², लिख सकते हैं। इजी है हाँ। तो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3। सो अब 2/3 कर दो, कुछ नहीं है, h1 by h2 is equal to v before square by v after square। हमें दिया गया है vb by va is equal to 4, vb by va is equal to 4, so this is equal to 4 square, so this is equal to 16।
ठीक है, तो H1 by H2 इज इक्वल टू 60। तो हमें निकालना है, आप वन से आ जाते हैं, वन से, फ्रॉम वन है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बिफोर बिफोर स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आफ्टर स्क्वायर बाय हाफ एम वी बिफोर स्क्वायर इंटू 100%। सो हाफ एम वी बी स्क्वायर की जगह यहाँ पे लिख सकते हैं mgh1, यहाँ के लिख सकते हैं फ्रॉम 3 से mgh2। कुछ दिक्कत है? mgh1 दिक्कत है तो मुझे फिर से देखना, कुछ नहीं है, 1 2 3 तीनों इक्वेशन और तीनों से हम लिख रहे हैं बस। so this is 1 minus h2 by h1 into 100। आप देखो h1 by h2 is equal to 16, हमें हमारे पास है 1 by ऊपर वाला, ये वाला थोड़ा इरेज करते हैं, ठीक है, रुको इसको, हाँ इसको इरेज करते हैं, हाँ तो यहाँ से लिख सकते हैं दिस इज और, तो यहाँ तक आ गए, ठीक है, यहाँ से 1 minus h2 by h1 into 100। आप h1 by h2 is equal to 16, so this is equal to 1 by 16 into 100। so this is 15 by 16, 16 minus 1 by 16 into 100, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा अराउंड 375/4। होपफुली आप खुद से कर लेना, होपफुली 375/4 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू x/4 दिया गया है यहाँ, यही वैल्यू है x/4। तो वैल्यू ऑफ x इज आपका 375, तो वैल्यू ऑफ x इज आपका 375। तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, a block is fastened to a horizontal spring. The block is pulled to a distance x equal to 10 centimeter from its equilibrium position on a frictionless surface from rest. The energy of the block at x equal to 5 is 0.25 joule. The spring constant of the spring is, कुछ है क्या इसमें? एक्चुअली है, एक लाइन समझ लो। तो एक ब्लॉक है जो कि एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग से बंधा हुआ, ठीक है, जब ब्लॉक इज पुल टू ए डिस्टेंस, इस कलर से पुल टू ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर तक इसको पुल किया गया फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो फॉर एग्जांपल दिस इज इज इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हिच इज x इक्वल टू 0 ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस फ्रॉम रेस्ट, मतलब फ्रिक्शन का कुछ स्टोरी नहीं है। The energy of the block at x equal to 5 इस पोजीशन में, दिस इज x equal to 5 में इसका जो एनर्जी है वो है 0.25 जूल, द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। तो जब हम इसको, इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अच्छा, स्प्रिंग के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका वैल्यू क्या होता है याद है? स्प्रिंग के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी उसका वैल्यू होता है के एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसको इसको समझो, इसको अच्छे से समझो, इसको समझो अच्छे से। एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। आप यहां से इसको खींच रहे हो या कंप्रेस कर रहे हो, इनिशियल पोजीशन इसे खींच रहे हो या कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है। कंप्रेस मतलब इसका जो दूसरे डायरेक्शन हो जाएगा, खींच रहे हो या कंप्रेस कर रहे हो, आप इसको पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हो, गॉट इट। इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है, उसका क्या वैल्यू है? पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हो रहा है उसका वैल्यू क्या होता है? हाफ के एक्स माइनस एक्स जीरो, इंपॉर्टेंट।
क्यों इम्पोर्टेंट है? x0 क्या होता है? x0 मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, x0 का होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो इक्विलिब्रियम पोजीशन से आप कितना दूर जाए, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, वो फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इक्विलिब्रियम पोजीशन से आप कितना दूर जा रहे हैं। तो अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट ही आपका 0 है तो वो हो जाता है हाफ ए एक्स स्क्वायर। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है 0 दिया गया है। तो x0 इस टर्म का कुछ काम नहीं आएगा यहाँ पे, पर इसको याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना है इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना दूर गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, कंप्रेशन हो या इलोंगेशन हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया है वो निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ओके चलो। तो इन दिस केस यहाँ पे पहले वो इनिशियल पोजीशन में था, उसका पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, तो इसका वैल्यू 0 है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है। फिर हम उसको 10 सेंटीमीटर खींच लिए तो इसका पोटेंशियल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है वो बेसिकली इस पोजीशन में इसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी एक्स इक्वल टू 10। टोटल एनर्जी एक्स इक्वल टू 10 तक हम खींचे हैं, तो एक्स इक्वल टू 10 तक खींचने से इसके अंदर जितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया वही है इसका टोटल एनर्जी। गॉट इट, गॉट इट। इस पोजीशन में इसका और कुछ काइनेटिक एनर्जी नहीं है। 10 सेंटीमीटर तक खींच के रखे हम इसको, तो 10 सेंटीमीटर तक खींचने से इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है यही है उसका टोटल एनर्जी, विच इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं 0.1 स्क्वायर। 0.1 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया गया, हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, चलो। तो हम इसको अभी के लिए हम 0.1 को, जो टोटल 10 सेंटीमीटर को x0 लिखते हैं। ठीक है, तो हाफ के x0 लिखते हैं, जहां पे x0 का वैल्यू है, x0 का वैल्यू है 0.1। क्यों? क्योंकि आप आगे करके क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा आसानी, मैं वो ठीक हो गया कैसे। तो बेसिकली हाफ के x0 स्क्वायर, जहां पे x0 का वैल्यू है 0.1, एकदम एंड में जाके हम वैल्यू लिख देंगे। The energy of the block x equal to 5 centimeter is 0.25 joule. The spring constant of the spring is, तो 0.5 सेंटीमीटर में 0.5 मतलब इस पोजीशन में हम क्या लिख सकते हैं, इस पोजीशन में हम लिख सकते हैं क्या, हाफ के x0/2 स्क्वायर। इस पोजीशन में टोटल है 10 सेंटीमीटर, तो ये है 5 सेंटीमीटर मतलब हाफ है, तो इसीलिए x0/2 हम लिखते हैं। तो x0/2 स्क्वायर प्लस 0.25 इज इक्वल टू हाफ के x0 स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या? यही है, यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे चाहिए। तो कुछ बच्चे के होंगे क्या करेंगे पता है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, अरे मैम यहाँ पे तो दिया गया है x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर में 0.252, सो हाफ के 0.05 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25। समझ आया? नहीं, यहाँ पे दिया गया है स्प्रिंग का 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ तक यहाँ तक जब है स्प्रिंग तो इसका जो एनर्जी है वो 0.25 जूल है। तो कुछ बच्चे कर देंगे हाफ के x0/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25, मतलब हाफ के 0.05 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25, और इससे के का वैल्यू निकाल दें। और माइंड ये पॉसिबिलिटी है कि आपका जो एक ऑप्शन होगा ना वो ये वाला आंसर भी रहेगा। क्यों? आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि तो आप यहां से लिख सकते हो हाफ के x0 स्क्वायर माइनस हाफ के x0/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25। x0 का वैल्यू आप 0.10 सेंटीमीटर ना, तो 0.1 मीटर लिख दो,
तो आपको यहाँ से 0.1 मीटर लिखने से आपका के का वैल्यू आ जाएगा विच इज अराउंड 767 न्यूटन पर मीटर। एक कर लेना, ठीक है। ये वाला इक्वेशन को सॉल्व कर लेना और कुछ नहीं है इसमें। इस वाले इक्वेशन को सॉल्व कर लेना तो के का वैल्यू आ जाएगा 67 न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, force F is equal to 5 plus 3y square acts on a particle in the y direction where F is in Newton and y is in meter. The work done by the force during a displacement from y equal to 2 meter to y equal to 5 meter. तो फोर्स जो है, फोर्स दिया गया है आपका, फोर्स काम कर रहा है y डायरेक्शन में, कितना इजी है। जो डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू 2 to 5 मीटर है वो भी y डायरेक्शन में, तो वर्क डन हो जाएगा आपका एफ डी वाई। किसी की दिक्कत है? ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, क्योंकि ए और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही y डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 है, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे एफ डी वाई लिखते हैं और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 2 to 5। थोड़ा कलरफुल दिखता है ये डी वाई, ठीक है। तो अगर आपको इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा 5y, जहां पे 2 to 5 ही है ना, 2 to 5 और 5 प्लस 3y²। तो अब अगर इसको इंटीग्रेशन करोगे 5 into 1 into dy तो 5y प्लस 3y² y³ 3, ठीक है। दिस इज 2 to 5, तो 5y प्लस y³। अरे राइटिंग सही तो नहीं हो रहा। 5 into 5 प्लस 5³ माइनस 5 into 2 प्लस 2³ खुद से कर लेना, ठीक है। और कुछ है क्या? 5 5 25 प्लस 25 into 5 125 125 माइनस 10 प्लस 8। अब ये कर लेना मुझसे, कुछ नहीं है, इजी है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, बस कुछ कुछ तो। अच्छा मुझे लगता है ना मेरा ये वाला पोर्शन है थोड़ा, इस साइड वाला पोर्शन थोड़ा कट सकता है, पर हाँ होपफुली आप सबको समझ आ गया है करना क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होना चाहिए, थोड़ा सा चैलेंजिंग होना चाहिए। उसमें क्या क्वेश्चन है वो तो इजीली, अगर क्वेश्चन ऐसा सोच रहे हो इस टॉपिक से इतना इजी क्वेश्चन आता है जो कि मतलब 4 नंबर आपको इजीली मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। बस आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और कुछ है नहीं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी बहुत easy। क्या आपके दिए है, a particle of mass 10 gram moves in a straight line with a retardation 2x। retardation मतलब बेसिकली एक्सेलरेशन का ऑपोजिट। रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन अगर किसी भी बॉडी को हायर वेलोसिटी अचीव करने में हेल्प करता है तो रिटार्डेशन उसका वेलोसिटी कम करता हुआ चलता है, तो रिवर्स ऑफ एक्सेलरेशन, तो इसीलिए -2x, दिस इज रिटार्डेशन। माइनस क्यों लिया? क्योंकि एक्सेलरेशन का ऑपोजिट है ये, इसके वेलोसिटी को कम करता। x is the displacement in SI unit. Its loss in kinetic energy for the above displacement is given by this loss in kinetic energy. The value of n will be, ठीक है। अब फिर से लॉस इन काइनेटिक एनर्जी और गेन इन काइनेटिक एनर्जी फिर लिखना पड़ेगा क्या? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बेसिकली वर्क डन which is equal to F dot T, force into displacement। तो यहाँ पे वर्क डन हम क्या निकाल सकते हैं, F dot dx। So this is equal to m alpha dx।
दोनों ही का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, मतलब सेम डायरेक्शन में ही है, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट 1 हो गया। तो एक एफ डी एक्स डायरेक्ट लिख दिया। तो अल्फा की जगह पे है m माइनस 2x, तो माइनस 2mx dx। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहां से हमें मिल गया एम एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, तो 2 से कैंसिल हो गया, तो दिस इज माइनस एम एक्स स्क्वायर। तो यही बेसिकली लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है। तो दिस इज इक्वल टू 10 माइनस 10 बाई एक्स टू द पावर माइनस एन। तो दिस इज इक्वल टू माइनस एम एक्स स्क्वायर, है ना। दिस इज इक्वल टू माइनस एम एक्स। तो डिलीट कर देते हैं, तो डिलीट कर देते हैं। तो दिस इज बेसिकली इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, बस जब बस वैल्यू हम ले ले, तो 10 बाई एक्स, एक्स 10 बाई एक्स माइनस एन, दिस इज एक्स 10 बाई एक्स माइनस एन। तो और मास का वैल्यू दिया गया है 10 ग्राम, मतलब 0.01 केजी। 10 ग्राम, 10 ग्राम मतलब क्या होता है, 0.01 केजी। 0.01 केजी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 बाई एक्स टू द पावर माइनस एन। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय, यदि नीचे आ गया तो 100। तो दिस इज इक्वल टू 10 बाई एक्स टू द पावर माइनस एन। दिस इज इक्वल टू x बाई 10 स्क्वायर, 10 बाई एक्स टू द पावर माइनस एन। आप देखो क्या है इसमें, हम इसको उल्टा कर दिए, 10 बाई एक्स टू द पावर माइनस 2 कर दिए, बस 10 बाई एक्स टू द पावर माइनस, तो n इज इक्वल टू 2। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A lift of mass m is equal to 500 kg is descending with a speed of 2 meter per second. Its supporting cable begins to slip, thus allowing it to fall with a constant acceleration of 2 meter per second square. The kinetic energy of the lift at the end of fall through a distance of 6 meter will, formula तो वही पता है, half m v square। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला तो यही है, हमें निकालने दिया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिफ्ट एट द एंड ऑफ द फॉल। तो 6 मीटर जाने के बाद एंड में इसका वेलोसिटी क्या है, हमें बस वो निकाल। ठीक है, तो अगर 6 मीटर जाने के बाद उसका वेलोसिटी भी है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हाफ एम वी स्क्वायर है। और कुछ है क्या इसमें, काइनेटिक एनर्जी तो निकालना है, कुछ है इसमें। तो हाँ, क्वेश्चन का जो राइटिंग है वो बहुत सही, बस आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने में, इसमें कुछ है नहीं। देखो मास दिया गया है, इनिशियल स्पीड क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद ये कांस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी जब था स्लिप करने से पहले वो था 2 मीटर पर सेकेंड, तो हम उसको पकड़ सकते इनिशियल वेलोसिटी है 6 मीटर खत्म होने से पहले, मतलब 6 मीटर शुरू होने से पहले, 6 मीटर शुरू होने से पहले इसका वेलोसिटी था 2 मीटर पर सेकेंड। फिर केबल स्लिप हो गया, तो उसके एक्सीलरेशन उसको मिला, एक्सीलरेशन उसको मिला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो डिस्टेंस कवर किया 6 मीटर। यही सारे फॉर्मूला आपको दिया गया, ये सारे पैरामीटर आपको दिया गया है। आपको बस निकालना है 6 मीटर जाने के, ये सारे फॉर्मूला यूज करके 6 मीटर जाने के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा। आप निकाल पाओगे, निकाल पाओगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। एक फॉर्मूला है याद है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस, ए वाला फॉर्मूला याद है, कुछ है इसमें, कुछ है इसमें। तो इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर, अच्छा कलर चेंज कर दो, 2 मीटर पर सेकेंड 2 हो गया, 2 एक्सीलरेशन भी 2 और 6, तो 4 प्लस 2 4, तो दिस इज इक्वल टू 28। और कुछ है, 28 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड वी स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, काइनेटिक एनर्जी, आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो है बेसिकली हाफ, अरे तो डिलीट करते हैं, तो राइटिंग में ही दिक्कत हो रहा है कभी कभी। तो काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है, वही है ना हाफ एम वी स्क्वायर,
हाफ एम वी स्क्वायर है। तो एम का वैल्यू आपका दिया गया है 500 kg, इंटू वी स्क्वायर का वैल्यू तो 28 दिया गया ही है। तो इससे आपका आ जाएगा 500 इंटू 14, दिस इज जूल विच इज इक्वल टू 70 जूल, दैट इज इक्वल टू 7 किलो जूल। सो आपका किलो जूल में निकालना है, तो दिस इज 7, वैल्यू होगी 7। कुछ है, कुछ है क्या? काइनेटिक एनर्जी निकालना है हाफ एम स्क्वायर से। पूरा जो जो पहले कुछ भी क्वेश्चन आए, पहले आप जो 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 पैरामीटर दिया गया है उसको लिख लेना, तो आपको मतलब इजीली आपको समझ आ जाएगा फिर निकालना क्या है, कैसे निकालना है। यही तो फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला में।